हमारे देश का संविधान विदेशियों से कॉपी करके बनाया गया है। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन करने इसलिए गए क्योंकि उन्हें संविधान निर्माण करने में प्रॉब्लम आ रही थी। जब पूरी दुनिया अपने इवोल्यूशनरी प्रोसेस को सीख रहा था, तब हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को जी रहा था। दोस्तों, जय भीम जोहार। भारत के संविधान की जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर एक भ्रांति फैलाई जाती है कि हमारा संविधान तो विदेशियों से कॉपी करके बनाया गया है, जो कि यही शब्द अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे और जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है उस पर भी डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लगभग 5000 साल पहले हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के ठोस प्रमाण हैं, जो न केवल शहरी व्यवस्था का प्रतीक थे बल्कि प्रारंभिक लोकतांत्रिक सोच का आधार भी था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय एक यूनिफाइड एम्पायर था। आज हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा योजनानुसार निर्मित एक नगरीय व्यवस्था थी। वहाँ की सड़कें सबसे अत्याधुनिक सिस्टम से बनाया गया था। जो प्रमुख सड़कें थी उनकी चौड़ाई लगभग 9 मीटर से 10.5 मीटर और गली मोहल्ले की सड़कें लगभग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर चौड़ी थी। इतना ही नहीं, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को रेक्टेंगुलर पर काटती रही। इस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ग्रिड पैटर्न पर बसाए गए नगरीय व्यवस्था थी, जो एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल है। और यह दर्शाता है कि उस समय समाज में नागरिकों के लिए योजनाबद्ध विकास की सोच थी, जो आज के भारतीय संविधान के नागरिक सुविधाओं के प्रावधानों से मेल खाती है। पब्लिक वेलफेयर के लिए मोहनजोदड़ो को महान स्नानागार और इतना ही नहीं, हर घर के साथ जल निकासी की नालियाँ थी, जो कुशल सार्वजनिक सुविधा का एग्जाम्पल है। और यही सामाजिक कल्याण की भावना को दर्शाता है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सामाजिक न्याय और जनहित की बात करता है। दोस्तों, राइट ऑफ इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में दिया गया है, जिसके साक्ष्य हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं हमें इस बात से पता चलता है, तो कि सभी के मकान समान आकार और सभी नागरिकों को समान पाने की व्यवस्था थी। इससे यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। यह 1500 साल की एक कल्पना है। दोस्तों, कास्ट सिस्टम पर हम किसी और वीडियो पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम अपने आज की टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान की इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब सिंधु घाटी सभ्यता में स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, मानकीकृत प्रणाली के प्रूफ मिलते हैं, जिसे व्यापार के लेन देन में यूज किया जाता है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 301 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब आप खुद सोचें, इतने बड़े और संगठित नगर बिना किसी अनुशासन और प्रशासनिक रूप के विकसित नहीं हो सकते थे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना ही रूल ऑफ लॉ से स्टार्ट होता है। महाजनपद लगभग 600 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है, जब समाज में संगठित राजनीति का गठन हुआ। ये 16 शक्तिशाली महाजनपद राज्य गणराज्य थे। इन महाजनपदों में लोकतांत्रिक शासन, सैन्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के शुरुआती रूप देखे गए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई आधुनिक सिद्धांतों के समान है। दोस्तों, महाजनपद का अर्थ बड़े प्रशासनिक राज्य से था, जिनमें मगध, कौशल, काशी और अवंती जैसे प्रसिद्ध महाजनपद प्रमुख थे। जहां मगध और काशी शासन प्रणाली राजतंत्र के अकॉर्डिंग चलता रहा और कंप्लीट पावर राजा के हाथों में केंद्रित थी, जो कि यहाँ की सत्ता का ट्रांसफर उत्तराधिकारी के माध्यम से होती रही। सैन्य, न्याय और कर व्यवस्था का प्रमुख राजा हुआ करता रहा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इस व्यवस्था से तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेल नहीं खाता, ना ही राजतंत्र को सपोर्ट करता है। तो वैशाली और मल्ल जैसे महाजनपद रिपब्लिक थे, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा निर्णय लेती थी। मतलब बुद्धकालीन इन राज्यों में प्रशासन की रियल पावर सभा के पास होती थी, जिन्हें संघागार के नाम से जाना जाता था। और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक टाइम पीरियड तक नियुक्त किए जाते रहे। इस प्रकार बुद्ध के टाइम पीरियड में गणराज्यों पर वंशगत राजा की बजाय गण सभाओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति शासन करते रहे। और इतना ही नहीं, भिक्षु भिक्षुणियों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए बुद्ध ने बिना पिटक की रचना करी, ताकि भिक्षु संघ संविधान के दायरे में आ सके। इस प्रकार दोस्तों, महाजनपदों की संवैधानिक व्यवस्था यह साबित करती है कि भारत में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की परंपरा प्राचीन काल से ही मौजूद थी। तथागत बुद्ध के विचार इन्हीं व्यवस्थाओं को एक नई दिशा देते हैं और हमारा संविधान इन्हीं ऐतिहासिक जड़ों की आधुनिक अभिव्यक्ति है।
मौर्य डायनेस्टी में प्रशासन न केवल अपने टाइम में प्रभावशाली था, बल्कि उसने आधुनिक भारतीय संवैधानिक प्रणाली के लिए एक प्रेरणा का काम किया। उसकी सेंट्रलाइज सिस्टम, न्याय व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ और कल्याणकारी दृष्टिकोण आज भी प्रशासनिक विचारों में झलकते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय प्रशासन तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थे। यह प्रांत प्रशासन आधुनिक भारत के संघीय ढांचे की तरह था, जहां राज्य सरकारें प्रशासन कंट्रोल करती है। मौर्य डायनेस्टी की केंद्रीकृत प्रणाली होने की वजह से सभी शक्तियों को केंद्र राजा के पास होती थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रभावशाली प्रशासक थे। उनके बाद महान सम्राट अशोक एक कल्याणकारी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनको प्रशासनिक कार्य में मदद के लिए मंत्रिपरिषद, जो आधुनिक कैबिनेट सिस्टम की तरह थी। दोस्तों, मौर्य डायनेस्टी की जुडिशरी सिस्टम भी आधुनिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला सत्र न्यायालय की तरह 3 स्तरों में कार्य करती थी, जिसमें राजा सर्वोच्च न्यायाधीश की भूमिका निभाता था। अब आप इमेजिन करें, महान सम्राट अशोक का साम्राज्य इतने बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर भूटान तक फैला हुआ था, जो कि भारत में पहली बार राजनीति की एकता प्राप्त की। और इतने विशाल सम्राट को सेफली चलाने के लिए उनके पास विशाल और संगठित सेना थी। और इतना ही नहीं, टैक्स सिस्टम अत्यधिक संगठित होने की वजह से कृषि, व्यापार, भूमि और उद्योग में टैक्स प्राप्त करके राजस्व एकत्र किया जाता था, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय कार्य करती है। दोस्तों, सम्राट अशोक का लिखित संविधान आज भी शिलालेखों के रूप में विद्यमान है। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संविधान व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। यह विकास कई चरणों और अधिनियम के माध्यम से हुआ, जिसने भारतीय प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी ढांचे की नींव रखी गई। इस काल की संवैधानिक व्यवस्था न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति करती थी, बल्कि इसमें भारतीयों में संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक चेतना से परिचित कराया है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर एक्ट के आधार पर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था चलाते रहे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संवैधानिक विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 1935 का अधिनियम संघ की नींव रखता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा था। हालांकि उस वक्त छोटे छोटे रियासतें ही उन्हें स्वैच्छिक रूप से शामिल होने का अधिकार था। उसके बाद भारतीय संविधान ने 1935 अधिनियम के संघीय ढांचे को अपनाकर इसे अधिक मजबूत और स्पष्ट बनाया। इसलिए 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इतना ही नहीं, 1935 का अधिनियम केंद्र में द्वैध विधायिका की स्थापना करता था, जिसमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हमारे संविधान में राज्यसभा उच्च सदन के रूप में वर्णन किया गया है, और एक फेडरल असेंबली, जिसे लोकसभा निम्न सदन के रूप में व्याख्या किया गया है। इसी अधिनियम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 10% भारतीय व्यस्त पुरुषों को मतदान करने का अधिकार था, लेकिन बाद में भारतीय संविधान सभी व्यस्त भारतीयों को वोट करने का अधिकार दिया। इसलिए 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता, तर्क बुद्धि और स्पष्टवादिता से इतना प्रभावित हुए थे कि पंडित नेहरू ने उन्हें ज्वेल ऑफ कैबिनेट से उनका परिचय कराया। लेकिन संविधान सभा की स्थापना पहले ही हो गई थी और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुन दिया गया। इस प्रकार बाबा साहब के कठिन परिश्रम से 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में संविधान निर्माण करके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार किए होंगे और संविधान सभा के सामने पेश कर दिए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मसौदे के एक एक शब्दों पर बहस हुई है। संविधान सभा को 2473 संशोधनों पर विचार करना पड़ा है, जिसमें संविधान सभा की चर्चाओं के दौरान हिंदुस्तान शब्द को लेकर भी सवाल उठे। कुछ सदस्यों को मानना था कि प्रस्तावना और संविधान में देश का नाम हिंदुस्तान से शुरू होना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से प्रचलित है। बाबा साहब ने इस पर गहन विचार सामने रखा और उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान शब्द के उपयोग को प्रस्तावना के लिए उपयुक्त नहीं माना और इसे न अपनाने के लिए तर्क भी दिए। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान शब्द का संबंध हिंदू शब्द से जुड़ जाता है, जो सांस्कृतिक रूप से धार्मिक अर्थों की ओर संकेत करता है। भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं, बल्कि इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य परंपराओं को मानने वाले लोग भी रहते हैं। अगर हिंदुस्तान शब्द अपनाया जाता है तो यह अल्पसंख्यकों को असुरक्षित महसूस करा सकता है और यह बहुधार्मिक समाज वाले देश के लिए विभाजनकारी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940 में ही धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर आगाह करते हुए कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इस प्रकार संविधान सभा ने बाबा साहब के सुझाव और संतुलित दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रस्तावना में इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश को शामिल किया गया।
यह एक ऐसा समाधान था जो ना तो धार्मिक पूर्वाग्रह उत्पन्न कर रहा था, न ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं से समझौता कर रहा था। दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना पर हुई बहस में शिवलाल सक्सेना ने सर्वशक्तिमान ईश्वर और महात्मा गांधी के नाम से प्रस्तावना सुझाव दिया और गोविंद मालवीय ने प्रस्ताव रखा कि परमेश्वर सर्वोच्च प्राणी और ब्रह्मांड के भगवान की दया से प्रस्तावना शुरू होनी चाहिए। किसी सदस्य ने तो यूएसएसआर की शैली में भारत का नाम बदलकर भारत संघ समाजवादी गणराज्य कर देना चाहिए, लेकिन अंततः सर्वसम्मति से बाबा साहब द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है को मानना पड़ा। और आज हमारे पास संशोधित प्रस्तावना है जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हेल्थ की परवाह किए बिना भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान दिया जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। लेकिन आज कुछ नफरती चिंटू ये कहते हैं कि उन्होंने तो भारत संसद अधिनियम 1935 को एज इट इज रख दिया है। हमारा संविधान तो विदेशियों से कॉपी करके बनाया गया है। तो यह ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के समय ऐसी मानसिकता के लोग नहीं थे। इसलिए मसौदे पे चर्चा के दौरान बाबा साहब कहते हैं कि प्रस्तुत विधान अन्य देशों के विधानों की केवल नकल मात्र है। इस आरोप का निश्चय ही यही कारण है कि आलोचकों का विधान विषयक अध्ययन अपर्याप्त है। दोस्तों अगर इतने बुद्धिमान व्यक्ति के विचारों को खंडन कर रहे हो तो उस लेवल का बुद्धि समझ होना जरूरी है। बाबा साहब को यूं ही नहीं कहते आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बाबा साहब को और करीब से जाने समझे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आरटी वीडियो सिंहपुर को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।